सर आ रही है। जी बस अभी मैं भेज रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं जी। हाँ जी फैजान साहब, आपका कोई सवाल है? हेलो। फैजान साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? आवाज आ रही है? और दरियाब साहब, आप चेक करें, आपका कोई क्वेश्चन है? हैदर अली, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है सर, आ रही है। वालेकुम सलाम। आपका कोई क्वेश्चन है? हैदर अली, कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, कर ले, वही तो कह रहा जी जी, हूँ मेरा क्वेश्चन एक था सर। जी। आ, आ, सर ये क्वेश्चन ये है कि जो बहन भाइयों ने अपने एक भाई की दी जो थी ये विरासत के लिए, अच्छा। कि जी आप हमारे भी आप पे जो है ना ये ट्रांसफर करवा दें, अच्छा। उसका जो है रिटर्न के अंदर जो पता है वो अपने बाकी सबका शेयर अपनी रिटर्न के अंदर शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, फर्ज करें 4 कनाल है, उसमें 4 हिस्से करने हैं, तो आपका हिस्सा तो 1 कनाल गया है ना। एक बात हो रही है, 2 हिस्से करने हैं तो दो हाँ कनाल है। ठीक है। जो आपका हिस्सा है वही आपने रिपोर्ट करना ठीक है। है। अब मतलब ये है करवाई है तो उन्होंने क्योंकि इसको स्पेशल पावर अटॉर्नी दी थी तो उन्होंने तो इसका सबका ही एक ही बंदे के नाम पे टैक्स वगैरह काट दिया और सारा कुछ कर दिया। वो मेरी, अगर मेरे ख्याल है लास्ट लेक्चर में आपसे यही चीज डिस्कस हुई थी, आपने किया था सवाल, मुझे याद पड़ता है कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था। वो फिर किसी और ने किया था, नहीं नहीं, देखे। मैंने नहीं किया था, कोई और। नहीं, वो कोई और थे, वो सवाल यही था। असल में बात ये हो रही है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, फर्ज करें, तो आपने बेचने की पावर एक बंदे को दे दी, मुख्तारनामा दिया कि जी आप हमारे बिहाफ पे ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली इसको बेच दें। तो आपने सिर्फ उसको अथॉरिटी दी थी। अल्टीमेटली आप एग्रीमेंट में ये लिख देते अथॉरिटी लेटर में कि अल्टीमेटली जो भी पैसा आपको रिसीव होगा वो आप हमें वापस करेंगे। ये नहीं है कि आप उसके मालक बन जाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है। देखिए, इंटेंट पे डिपेंड करता है, इंटेंट क्या आप लोगों की। इंटेंट ये थी। अच्छा, उसमें जी जी बताएं। स्पेशल पावर अटॉर्नी में ये कहा गया कि ये बंदा मेरे पे आप पे तमाम टैक्सेस वगैरह पे करेगा, हर जगह पे भी पेश होगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज करेगा। जब आपने मुख्तारनामा उसको दिया था तो वो ऑटोमेटिक आपकी सारी पावर उसको चली गई थी। फर्क अब सिर्फ ठीक ये है। था कि दो चीजें रह गई थी। अगर तो आपने वापस पैसे लेने हैं, ठीक है, तो फिर जी आप लीगली वर्डिंग अंदर ऐड कर देते मुख्तारनामे के अंदर कि ये सिर्फ फॉर द ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग ऑफ दीज गुड्स या फिक्स एसेट्स या वट एवर जो भी आपका एसेट है,
वो उसका नाम बाय नेम आप मेंशन कर देते कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी की हद तक, उसके बेचने की हद तक है। बट अल्टीमेटली ये जो पैसा होगा, ये जो बेनिफिशियल ओनर होंगे, असल में अल्टीमेट ओनर जो होंगे वो वही होंगे जो उसके ट्रू ओनर थे। तो फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उस बंदे को बाकी बहन भाइयों का हिस्सा अपने रिटर्न के अंदर शो नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ अपना शेयर करना चाहिए। भाई उसने जो पैसा रिसीव किया है, अगर आपने उसको लायबिलिटी के तौर पे दिया है तो वो पैसा रिसीव करके लायबिलिटी शो करेगा ना, वरना तो वो वेल्थ की हद, वेल्थ स्टेटमेंट में तो ये ट्रीटमेंट कर लेंगे। मैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ जहाँ पे हमने वो डिक्लेयर करना है, क्योंकि अब उन्होंने सेल की है 37A में जाके, तो उसका वो जो शेयर आ रहा है उसमें 236E का, वो भी हम पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं, 236E में भी डिक्लेयर कर रहे हैं। अब 37A में 4 साल के बाद जो उसका पोर्शन आ रहा है कैपिटल गेन का, उस पोर्शन के वाले से मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। वहाँ पे वो बंदा सिर्फ अपना शेयर शो करे या बाकी 3 बहन भाइयों का भी शो करे, क्योंकि टैक्स तो उसका टोटल ही 4 भाइयों के शेयर के ऊपर लगा हुआ है। हाँ चेक करो ना, तुम करो चेक। देखें बात ये हो रही है, अगर आपका हिस्सा उसके अंदर जितना है आप उतना ही शो करेंगे ना। अगर आप टैक्स तो कलेक्टिवली काट लिया उन्होंने, हाँ कलेक्टिवली काट लिया फिर। अगर आपका उसमें 1/4 शेयर है या 50% है या जो भी आपकी रेशो आती है, तो आपने तो डेट एक्शन ही पे करना है ना। असूली तौर पे तो आपको चाहिए था अपना अपना हिस्सा बेचते और फिर उसके मुताबिक जितना जितना आपका शेयर था वो टैक्स उसी मुताबिक वो आपको उसको चार्ज कर लेते। अब आपने कलेक्टिवली उसको अथॉरिटी दी है और 236 ऑब्वियसली उसके नाम पे चढ़ गया होगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जब आप रेंट पे कुछ चीज़ लेते हैं तो जो मीटर होता है वो बेसिकली, या पेयर जो होता है वो टेनेंट होता है, वो पे कर रहा होता है। मीटर उसके नाम नहीं होता, लेकिन वो उसके अगेंस्ट टैक्स, उसकी बिल की अमाउंट और सब कुछ वो जिम्मेदारी उठा रहा होता है। जैसे ही रिटर्न की बारी आती है तो आप एक एफिडेविट अपने ओनर से लिखवा लेंगे कि उसने ये ना पे किया ना क्लेम करेगा, और दूसरा आप टेनेंट है और आप पे कर रहे हैं, तो वो सारी जो पावर्स होंगी ऑब्वियसली वो आपके पास चली जाएंगी। बल्कि बेनिफिशियल ओनर फिर आप ही हैं, आप ही पेयर हैं, ठीक है। एक तो परचेज पे बेनिफिशियल ओनर है, अब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन तो आपने की बेसिकली, वो तो आगे सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, बेनामी बंदा था जिसको आपने खड़ा किया और उसने आपके बिहाफ पे किया और बात खत्म हो गई। इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जो रियल ट्रांजैक्शन है वो रियल ही रहेगी, चाहे आगे कुछ भी हो रहा हो। अगर कोई उसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो उसको लॉ जो है वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को ही कंसिडर करेगा, ना कि जो आपने मुझे दिखा रहे हैं। अब जैसे आप दूसरों के नाम पे एसेट लेते हैं तो नाम तो आपके बच्चों का आ रहा होता है, या पेरेंट्स का, या भाइयों का, या बहनों का नाम आ रहा होता है, या वाइफ का नाम आ रहा होता है, लेकिन पीछे पेयर तो आप होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है। तो जब ओरिजिनली आप ही ओनर थे और आपने ही ओनर थे या पेयर थे, दो ही चीजें है ना, और क्या होना है। आपने जब स्पेंड करना है, या तो आप खर्चा करेंगे या आप एसेट खरीदेंगे, ठीक है। तो उस सूरत में जो रियल ट्रांजैक्शन है उसी को ही बाहर लाया जाएगा। आगे खड़ा कर देने से वो बंदा उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं बनेगी। समझ आ रही बात? जी सर, इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि जी हम कहेंगे कि उस बंदे ने हमारे बेहाफ पे, मतलब इसी बंदे ने बाकी बहन भाइयों के बेहाफ पे भी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है। जी यही है। ऑब्वियसली आप जब इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन करें तो लीगल साइड के अलावा अपनी टैक्सेस की साइड को भी कवर कर लें। एक आप ये लिखें, 3 चीजें उसमें लिख दें। एक तो ये कि आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी, ये मुख्तार नामा हम इसको जरूर दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको अथॉरिटी दे रहे हैं कि ये बेचेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो कुछ भी होगा इसके अंदर, चाहे वो टैक्सेस है या इसका गेन आएगा या अमाउंट आएगी, वो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियल ओनर्स होंगे वो उनके पास जाएगी, वो इसके पास नहीं रहेगी। वरना तो वो पैसे लेके कहेगा जी आपने मुझे मुख्तार दे दिया ना, मेरे पास पावर है, अब मैं जो मर्जी करूं, मैं उसको बेचूं जो मर्जी करूं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेच देता है, एक बात है,
ठीक है, तो उसकी वेल्थ में तो प्रॉपर्टी पहले डिक्लेयर्ड ही नहीं है, वो बेचेगा कैसे? समझ आ रही बात? अगर आपकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ रुपए की, वो 4 करोड़ रुपए की बिक गई है, जी। तो उसने तो करोड़ रुपया शो ही नहीं किया, वो माइनस कैसे करेगा? वो बाकी बहन भाई होंगे ना, बाकी होंगे। असल में तो दूसरों का ना, अगर आपको सिर्फ आप समझे अभी आप हिस्सेदार नहीं है अंदर, या हैं या नहीं है, दो ही चीजें हैं, है या नहीं है, दोनों सूरतों में जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी नहीं ना आपके पास डिक्लेयर्ड है, तो आप बेचेंगे कैसे? ये कैसे शो करेंगे कि ये मैंने बेच दी? आप उनके बिहाफ पे बेच रहे हैं जनाब, दो चीजें मुख्तलिफ होती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। आप उधर भी फंस जाएंगे जाके, वो कहेगा भाई तुम्हारी वेल्थ में तो प्रॉपर्टी आई नहीं, तुमने 4 करोड़ रुपए कहां से ले लिया, जरा ये तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसे। वो उधर भी फंस जाएगा, लीगली और टेक्निकली और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फंसा होगा अंदर बंदा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें फिर यही है कि बंदा अपने टू दी एक्सटेंट अपने जो शेयर है उसके हवाले से जी ओबीसी की बात करें, वो उसी की वो देखिए ना, जिस चीज को आप प्रूव नहीं कर पा रहे, आप क्लेम करें जी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, आप क्लेम कर ले तो क्या बन गए? इस तरह थोड़ी होता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। आप कहते हैं ये जो बैंक अकाउंट है ये मेरा नहीं है, ठीक है, एक बात है ना, तो उसका टाइटल आपके नाम आ रहा है, तो फिर वो चेक किया जाएगा कि आपके नाम पे आ कैसे गया वो। समझ आ रही बात? वो फेक है, वो जैसे वो फलूदे वाले के अकाउंट में अमाउंट आ गई, हाँ जी बहन। आ गई ना, अब देखने में आपको लगेगा कि वो मालक है, उसके अकाउंट में पैसा आ गया, ऐसा ही है। उसने डिनाइल कर दिया, उसने कहा जी ये मेरा है ही नहीं, आप चेक कर लें। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जो भी उसका एंड हुआ, पता यही चला हमें, जो न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है, मीडिया की न्यूज़ है, कि अल्टीमेटली उसको उन्होंने वो पैसा निकाल लिया और उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो पैसा वाकई उसका नहीं था, जो हमें खबर आई। अब अगर मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूं, तो मालक तो आप बन गए ना, आपके अकाउंट में पैसा आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। आपको चेक कराना पड़ेगा। वो कहेगा भाई, आप कहेंगे ये मेरा पैसा नहीं है, वो कहेंगे फिर आपके अकाउंट में क्यों आया भाई? वो फिर उसकी मनी ट्रेल या ट्रांजैक्शन रिलेशन सारा कुछ पीछे सेंडर सारा कुछ चेक करेंगे, फिर आपकी जान छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छूटेगा। अभी भी सर अगर वो बंदा अगर खाली अपना शेयर ही डिक्लेयर करता है ना रिटर्न में 37A में जाके, तब भी इसको नोटिस आने ही आना है। तो ठीक है भाई, नोटिस आना है तो नोटिस उनका राइट है ना भाई, आपका ऑब्लिगेशन है, उसका राइट है। वो आपसे सवाल करे कि ये लॉ के मुताबिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, इस पे कोई टैक्स तो नहीं बनता, या ये मिस स्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहा, या इसने कोई कंसीलमेंट तो नहीं की, ये रियल ट्रांजैक्शन को हाइड करके हमें कुछ और कह रहा है, बीच में कुछ और हुआ है। देखे ना, डिक्लेयर कर देने से तो चीज वैलिड नहीं ना हो जाती, खाली डिक्लेयर कर देने से चीज वैलिड नहीं होती। फर्ज करें मैंने एक प्रॉपर्टी ली 4 करोड़ की, मैंने वहां शो कर दी फर्ज करें 1 करोड़ रुपए की, तो डिक्लेयर कर देने से क्या वो वैलिड हो गया? या मैंने 4 करोड़ की चीज मैंने 100 मिलियन में डाल दी, तो क्या वो वैलिड हो गया? उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और रियल ट्रांजैक्शन उसको वैलिड करेगी। डिक्लेयर करना एक अलग चीज है और वैलिडिटी होना एक अलग चीज है। अच्छा सर, एक और आपने प्रिंसिपल हमें समझाया हुआ था, आपने कहा था कि जब वो गिफ्ट वाला लास्ट टाइम 1-2 दफा जिक्र हुआ है, अब जब सेल कर रहे हैं, विरासत कर रहे हैं, अब हम उसको इनहेरिटेंस में शो कर रहे हैं, अब इसका नोटिस तो आएगा ही आएगा। भाई आएगा या नहीं आएगा, आप तो तैयारी इसी तरह ही करें ना कि आएगा। आप ये क्यों सोचते हैं कि नहीं आएगा? आप ये सोच के काम करें कि कल को ये चीजें वेरीफाई होनी है। आपसे क्या टैक्स पे नहीं पूछ सकता कि मेरी डिक्लेरेशन क्या की है आपने? क्या बैंकर नहीं पूछ सकता, उनको चीजें जाएंगी? क्या थर्ड पार्टी नहीं पूछ सकती? तो फिर क्या जवाब देंगे जी ऑडिट जो कि नहीं आया तो मैंने डिक्लेरेशन सही नहीं की? इस तरह थोड़ी करते। आप तो अपना काम ठीक करें, जो आपसे सवाल करे आप उसका जवाब दें, सिंपल रखे ना उसको, कॉम्प्लिकेट ना करो। और ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका कोई और सवाल तो नहीं है? हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है तो इससे पहले। जी जी ख्वाजा साहब, क्या हाल है आपका? सर, आप कैसे? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर,
नमस्कार सर, ऐसा है कि मेरा एक टैक्स पेयर है जी वो सर हमारे पास यहाँ नौशहरा के पास इस्तानपुर है, पीएफ इस्तानपुर में वो जॉब करता था, ऑफिस को पढ़ाता था। अच्छा तो सर 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी। ठीक है। उन्होंने उससे टैक्स नहीं काटा। वो कहते हैं मैंने जी टैक्स एग्जाम जो भी था पर उसने टैक्स नहीं काटा टैक्स पर मंथ। अब वो अच्छा, अब वो सर जो टैक्स पेयर है मेरा, लेकिन सर वो 2022 में नॉन रेजिडेंट था, यानी 2023 में तो रेजिडेंट था, 2022 में नॉन रेजिडेंट था। तो सर अब वो टैक्स देने को तो तैयार है, ठीक है, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे पास एक सेक्शन था ना सर कि जहाँ पे नॉन रेजिडेंट कुछ रिलीफ मिल सकता था या नहीं सर? नहीं, बात यह है कि उसको सैलरी पाकिस्तान में मिली है कि पाकिस्तान से बाहर मिली है? पाकिस्तान में मिली है सर। पाकिस्तान काम भी पाकिस्तान में किया? जी जी, जॉब भी पाकिस्तान में की सर। तो प्राइवेट इदारा होगा? सर पीएफ गवर्नमेंट का आर्मी। अच्छा, तो आप पहले चेक कर लें उनको कोई एग्जम्पशन जितनी है वो माइनस करके बाकी की अमाउंट पे टैक्स पे कर दे विद रिटर्न। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो सर देती है, लेकिन सर हमारे पास तो एक्सेप्शन नहीं था 51 है ये। वो था कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे था, पाकिस्तान सोर्स इनकम पे नहीं था वो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक सर। उल्टा पड़ रहे हैं ना आप उल्टा कर रहे हैं उसको। जी ठीक है सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल हो? जी जनाब, किसी और का कोई और क्वेश्चन हो तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, हमने वेल्थ पे ही बात शुरू की हुई थी, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, वो जो व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था ना वो काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने फेसबुक पे जाके ज्वाइन किया। जो अच्छा, आपकी नहीं बाकी लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है आपके। काफी ट्राई किया, फिर आपको एक अलग से मैसेज भी किया था कि लिंक मतलब ये काम नहीं कर ये रहा। बाकी लोग तो इसी के थ्रू आए हैं, आपके पास पता नहीं कैसे नहीं आया। अच्छा, हो सकता है नहीं join का हो। कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैंने फिर वो लिंक पूरा कॉपी करके स्पेशल प्रोसीजर में जाके इसको ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, चेक कर लें जी। अब मैंने तो नहीं ये ना लिंक आप इसी को कॉपी करके ना दोबारा भेज दें, वो ना उसकी वो लिंक ब्रेक हुआ बेसिकली। एक मिनट ठहरे, लिंक ब्रेक हुआ। इसी लिंक को कॉपी करके भेज दें, शायद वो दोबारा आसान हो जाएगा बाकी। अच्छा ठहरे, ये अच्छा किया आपने बता दिया, बाकी लोग तो आ रहे हैं इसमें। चले, मैंने दोबारा भेज दिया। हाँ जी, कोई और सवाल हो तो कर लें जी। हाँ जी, आवाज आ रही है जी ख्वाजा साहब। सर एक नॉन रेजिडेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उसका अपना छोटा सा बिजनेस किया है, एक बंदा रखा हुआ है, वो उसको लुक आफ्टर करता है, ये सैलरी देता है। तो सर अब पाकिस्तान में वो हर साल 3 महीने गुजारता है। अच्छा अच्छा। तो सर अब वेल्थ जब उसको करेंगे तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो 3 महीनों के एक्सपेंसेस तो लिखेंगे ना, जो वो यहाँ पे गुजारता है। अच्छा, वो तो लिखेंगे ना सर 3 महीनों के, यानी वो भी लिखेंगे। नहीं अब आपको मसला क्या है, उसकी नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम आ गई है ना। जी आ गई है सर, वो तो सर ठीक है सर, वो तो हम करेंगे ना, उसको कंसीडर करेंगे। तो फिर अब तो सर वेल्थ स्टेटमेंट जब उसकी हम करेंगे सर, तो मुझे
जो 3 महीने पाकिस्तान में गुजारता है उसके एक्सपेंसेस तो बीच में आएंगे ना। देखिए जी बिल्कुल आप डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। आप 9 मंथ्स उसके बाहर के कर लें, 3 मंथ्स उसके पाकिस्तान के कर लें, तो टोटल हो जाएगा। और 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जी? हेलो, हाँ जी आगे चले फिर। चले मैं फिर आपको शेयर कर देता हूँ जी। देखें जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, नजर आ रही है सर। नहीं अभी स्क्रीन हैक हो गई, अभी आ रही आ रही। ठीक हो गया। अच्छा चले, अब ऐसे है कि अभी तक हमने इसमें से देखता हूं अगर कोई मिसिंग चीज हुई है तो वो देख लेते हैं, वरना सीधा न्यूमेरिकल पे मैंने आज जाना है। टाइम फैक्टर को भी देखते हुए थोड़ा लेट भी शुरू किया है, तो इसमें आपको एक चीज तो एक दफा रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट में, फिर आप इस पे सवाल कर लीजिएगा, वरना सीधा सवाल पे चले जाएंगे। अब 2 हिस्सों में किया, पहला ओवरऑल पॉइंट है, दूसरा वेल्थ स्टेटमेंट है। पर्सनल एक्सपेंसेस पे हमने बात कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक वेल्थ स्टेटमेंट पे बात हुई हुई है, वेल्थ रिकंसिलिएशन पे हो गई हुई है, इसका प्रैक्टिकल केस अब बाकी है, उस पर बात करेंगे। और थोड़ी सी ये मैंने आपको रिपीट सिर्फ थोड़ा सा करना है, जिसमें आपको याद हो तो पहला था कि ये एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे बनाई जाती है। ऐड लेस आप जो करेंगे उसमें उस हिसाब से हो जाएगा। आप ऐड करेंगे तो मजीद ऐड कर ले, माइनस करेंगे तो बीच में से निकल जाएगा। इंपोर्ट एंड एडिड फैसिलिटी है, वो आपको पता है वेल्थ स्टेटमेंट पीछे से इंपोर्ट होके आ रही है, तो वो आप जो चेंज करना चाहें उसमें, एरिया चेंज करना चाहें, कोई प्रॉपर्टी निकालना चाहें, कोई ऐड करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, वो आज इसको हम क्लियर करेंगे। तमाम पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटीज को आपने डोमेस्टिक और फॉरेन को रिकंसाइल करना है, यानी उसमें जो चेंज आई है, एडिशन हुआ तो ऐड करें, डिलीशन हुआ तो माइनस कर दें, कोई चेंज नहीं आया तो उसको इंटैक्ट रख लें। फिर डिफरेंस बिटवीन वेल्थ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट फाइल्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेल्थ स्टेटमेंट एक्चुअल कॉस्ट पे है, बैलेंस शीट
रिवैल्यूड अमाउंट्स भी इसमें आ सकती हैं, एक्चुअल भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकती हैं। और जो इलेक्शन कमीशन को जाएगा फिर वो जो जिस डेट पे जाएगा वो उस पीरियड का फेयर मार्केट वैल्यू उसको शो करते हैं, जो मार्केट में वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। तो डिस्कशन ऑन फॉरेन करेंसी बैलेंसेस कन्वर्जन इस पे हो चुकी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर बिजनेस इनकम है, और अगर कभी कभार है तो ये कैपिटल रिसीट के अंदर आ रहा है। Prepare and reconcile cash and bank balances and never take balancing figure as cash and bank balance। आप इसमें वेल्थ स्टेटमेंट के साथ रिकंसिलेशन में कैश की रिकंसिलेशन भी बनाएं, वो आज न्यूमेरिकल में अभी आपका तीसरा और सातवां पॉइंट अभी क्लियर होगा। और साथ फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल है, उसकी रिकंसिलेशन भी आप बैलेंस शीट में जो बनाते हैं वही वाली आपने लेके जानी है। आपका ताल्लुक अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ है, वेल्थ स्टेटमेंट का टैक्स के साथ नहीं है। और लास्ट है कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है उसमें प्लस का बटन भी उम्मीद है कि ऐड शायद हो जाए, बट अभी तक उसमें प्लस ऐड नहीं हुआ, क्योंकि स्पेसिफाइड के अलावा जितने नॉन स्पेसिफाइड हैं वो सारे के सारे आपके अदर्स के इनफ्लोज और आउटफ्लोज के अंदर चले जाते हैं। जैसे पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम में जो आता वो 5वें में चला जाता है, तो उसी तरह यहाँ स्पेसिफाइड में जो नहीं आएगा इनफ्लोज आउटफ्लोज में, तो वो नॉन स्पेसिफाइड अदर्स के अंदर चला जाएगा। अब आपने कोई सवाल करना हो तो आप कर ले, वरना मैं सीधा आपको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, रिकंसिलेशन, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल के लिए न्यूमेरिकल फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, कोई आपका इससे कनेक्टेड सवाल हो तो आप कर सकते हैं। या फिर मैं आगे चलूं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो करेंसी कन्वर्जन को आपने बताया, करेंसी कन्वर्जन में कि अगर पर्सनल है तो कैपिटल में हम ले जा सकते हैं, अगर तो सभी वो टैक्सेबल नहीं होगा फिर हमारा, अगर कैपिटल को। देखिए, बात यह है कि जब वो कैपिटल सीट में 2 पॉइंट्स ना उस दिन हमने शेयर किए थे। पहली बात तो यह है कि जो ऑल दी रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय लॉ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल अनलेस टैक्सेबिलिटी अलाउड अंडर दी ऑर्डिनेंस। जैसे हमने बात की तो आपको याद होगा कि गोल्डन हैंडशेक जो पेमेंट है वो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, तो फिर इसको नेट में टैक्स नेट में लाया गया और सेक्शन 12-13 के थ्रू उसको जो है वो ऐड कर दिया गया आपके टैक्सेबल पोर्शन के अंदर कि ये अब टैक्सेबल होगा। जैसे आपकी पेंशन है, ठीक है, एग्जम्पशन ग्रांट की गई है, ठीक है, अगर ग्रेजुटी है जहां जहां एग्जम्पशन है मिलेगी, जहां नहीं है तो फिर वहां वो टैक्स भी हो जाएगा। सो लॉ जब तक आपको रेवेन्यू रिसीट्स में एग्जम्पशन नहीं देता तो उसको डीम्ड एज टैक्सेबल ही समझा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी अवेलेबल है, वो उसको कवर कर रहा होता है, ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स का एज सच डायरेक्टली कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता कि पावर है, जैसे जो ज़मीनें थी आपकी, जो कैपिटल गेन हुआ करता था आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो पहले टैक्सेबल नहीं होता था, फिर अल्टीमेटली इस पर 236C आया, के आया, ठीक है, फिर आपका 37 आ गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाके लॉ में अमेंडमेंट करके पावर लेके तो उसको फिर टैक्सेबल किया गया। सो बात यह है कि अगर तो लॉ में एग्जम्पशन है रेवेन्यू रिसीट्स की, शॉर्ट अब बॉटम लाइन ये है, कंक्लूजन ये है, तो वो तो ठीक है, वरना वो ओबियसली टैक्सेबल है। कैपिटल रिसीट्स जो कि जनरली एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर लॉ उसको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के पावर लेके फिर उसको लॉ में अमेंडमेंट करके, जैसे अभी मैंने 2-3 मिसालें आपको दी, तो उसको वो ले आए बीच में, तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है। ये बेसिकली 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें पहले चेक करना होता है कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। जी जी, किसी का कोई और सवाल है तो मैं आपको हाँ जी, ये आपके सामने स्लाइड है। अब आप कहते हैं तो फिर मैं सीधा आपको कुछ इसके अलावा और भी कनेक्टेड सेक्शंस हैं, वो थोड़े से मैं दिखाना चाहूंगा। ये आपके कुछ कनेक्टेड सेक्शंस और कुछ रूल्स हैं। आपको ये भी पता होना लाजमी है कि अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा। 39 सेक्शन है।
फिर कंसिडरेशन रिसीव्ड में आपने ये भी ध्यान में रखना है कि एक्चुअल सेल प्राइस, ये आपको वर्डिंग में दिखा देता हूं। 77 सेक्शन ये कहता है कि अगर आप डिस्पोजल ऑफ एसेट करेंगे तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन फॉर द एसेट और द एफएमवी विच एवर इज हायर, ये आपने, ठीक है। उसके बाद बोर्ड के पास पावर भी है सबसेक्शन 6 में कि वो रूल्स बना सकते हैं कि कंसिडरेशन रिसीव्ड एनी एसेट की कैसे डिटरमिन आपने करनी है, ठीक है। सो इसको भी ज़हन में आपने रखना है कि इसमें हायर का कॉन्सेप्ट जो है वो अवेलेबल है। 90 में ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है जी, इसके कुछ क्रेडेंशियल्स हैं इनकम टैक्स लॉ में कि इनकम को स्प्लिट करने के लिए लोग एसेट को डिवाइड कर देते हैं, जबकि एक्चुअली वो हुआ नहीं होता। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखी हुई हैं, ये आपके सामने पूरा सेक्शन इस पे अवेलेबल है कि अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे गिफ्ट है तो रिवोकेबल ट्रांसफर होगा ट्रांसफर और ट्रांसफरी के दरमियान, ठीक है। दूसरा, अगर वो अपनी लाइफ टाइम में जिंदगी में वापस नहीं लेगा, या और प्लस ये भी लिखेगा ट्रांसफर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए लोग उसको वक्ती तौर पर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ट्रांसफर करने के बावजूद एसेट ट्रांसफर का ही रहता है तो फिर वो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप, ये मुख्तलिफ कंडीशन है, अगर आप अपनी स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन को करते हैं या एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए, तो ये ट्रांसफर की ही इनकम समझी जाएगी। ये मुख्तलिफ सिचुएशन है। इसी तरह अगर आप ट्रांसफर करते हैं एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ, या अपनी वाइफ या हस्बैंड अलग रहना चाहता है, ठीक है, तो उस सूरत में अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है वो तो फिर वैलिड ट्रांसफर है। फिर अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो उस सूरत में भी ये ट्रांसफर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ओबियसली आपने जो किया है वो वक्ती तौर पे, या ओबियसली लॉ में चूंकि छूट दी गई है लिव अपार्ट के लिए, जो पैसे आप उसको देंगे तो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, अगर आप पैसे दे के उसको कह देते हैं, आप जिसने एसेट आपसे लेना है ट्रांसफरी को, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द फंड्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द एसेट है, लोन दे के वही एसेट आप क्रिएट करते हैं, तो कोशिश करें कि या गिफ्ट कर दें या वाकई उसको जो है वो सेल परचेज का एग्रीमेंट करें, उसमें लोन नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये स्प्लिटिंग ऑफ इनकम को कवर करने के लिए। फिर आप कहते हैं ट्रांसफर हुआ है, आपके पास आपके पास ट्रांसफर का एविडेंस ही कोई नहीं है, उसके म्यूटेशन के रिकॉर्ड में वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उस सूरत में ये फिर वैलिड ट्रांसफर नहीं समझा जाएगा। तो ये कुछ ट्रांसफर की अंडर द इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 90 में कुछ कंडीशंस है, वो उसको ट्रांसफर करने के लिए आप कुछ प्री कंडीशन है उसको पूरा रखें, ताकि इनकम अगर ट्रांसफर हो, ऐसा ट्रांसफर हो तो इनकम भी और सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। सर माजरत के साथ एक चीज बताइएगा कि ये जो रजिस्ट्री और इंतकाल आप ट्रांसफर कब समझेंगे, जब रजिस्ट्री हो जाए या इंतकाल हो जाए, इन दोनों में से किसको आप समझेंगे कि ये प्रॉपर हो गया? देखो, दो बातें हैं, दो चीजें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनकी जब हम डेट्स देखते हैं तो डेट्स भी डिफरेंट आ रही होती है, रजिस्ट्री किसी और डेट पे आ रही होती है, इंतकाल किसी और डेट पे आ रहा होता है। अब बंदा कौन सी वाली डेट पे अचीव करेगा कि ये फाइनल डेट है इसकी? ये नहीं, वो ये है ना, दो तरह की चीज है ना, कहीं पे रजिस्ट्री होती है, ठीक है, एक मिनट है, और कहीं पे गिरदावरी के थ्रू हो रहा होता है, तो दोनों ही वैलिड है। वो उनके पटवार खाने में और उसके जो एग्री लैंड होती है जनरली वो पटवार खाने वाले में कर रहे होते हैं, जो अदरवाइज है तो कहीं पे रजिस्ट्री है और कहीं पे रजिस्ट्री नहीं होती, बल्कि इवन कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो सोसाइटीज है वहाँ पे आपको ट्रांसफर लेटर मिलता है, वहाँ तो रजिस्ट्री की कॉपी भी नहीं मिलती। तो डॉक्यूमेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन उस पर ट्रांसफर का पूरा प्रूफ आपके पास होना लाजमी होगा। ये बात हो रही है। हाँ जी, कोई और सवाल है या आगे चले? हेलो जी सर, आगे चल रहा है। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर, ये जो 234C है, ये किस अमाउंट के ऊपर कटना होता है? ये फेयर मार्केट के ऊपर कटता है या
जो एक्चुअल हम कंसल्टेशन रिसीव कर रहे होते हैं उसके ऊपर ये कटना होता है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दिएगा। एक्चुअली उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो कंसिडरेशन रिसीव्ड है, लेकिन अब सवाल ये है ना, सवाल ये है कि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड वर्ड यूज हो रहा है। देखा आपने उसके अंदर 236 सी जी में सर, जी सर, उसके स्केड्यूल जब फर्स्ट शेड्यूल पढ़ेंगे ना 236 सी का। जी सर, अब रही बात कि वो अगर उसके अंदर वर्ड ये है कि विच एवर इज हायर है, अगर ठीक है, अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है फर्ज करें वहां पे, अगर तो वो वर्ड यूज करता कंसिडरेशन ओनली, ठीक है। एक है कंसिडरेशन, उसे हम कहते हैं, जैसे अगर आपको याद हो ना तो कैपिटल एसेट के अंदर ना डिस्पोजल वर्ड है, अगर वो डिस्पोजल यूज करता तो फिर प्राइस हायर पे चला जाना था। अगर उसने हायर नहीं यूज किया तो कंसिडरेशन रिसीव तो उसने ये हुआ है उसके अंदर, उस पर तो उसने ले लेना, और वो ओबियसली एफबीआर के रेट से कम पे तो वो जाएगा नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। या तो आपकी जनरली उसके बराबर होगी या ज्यादा होगी। कम वाले केस में अगर करेंगे तो वो टैक्स उसने हायर वैल्यू पे लेना है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, मतलब कि हम कम से कम हम एफबीआर की जो वैल्यू है उसके ऊपर तो टैक्स पे कर रहे होंगे तो कुछ जगहों पे एफबीआर की वैल्यू नहीं भी है ना, फिर उस सूरत में ओबियसली फिर कंसिडरेशन सीट पे जाया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ये बात क्लियर करना था। अच्छा, वो प्लस का बटन ऐड कर दिया हुआ है उन्होंने, प्लस का बटन ना अदर्स में ऐड कर दिया हुआ है रिकंसिलिएशन में जी वो, सर, दोनों आउट क्लोज में भी और क्लोज में भी कर दिया हुआ है। अच्छा पहले मुझे पता चला था एडजस्टमेंट में ऐड किया, ठहरे था अभी देख लेते हैं, एक मिनट ठहरे। ये इसमें किधर है जी प्लस का बटन? हेलो सर, ये एडजस्टमेंट्स में आ रहा है। एडजस्टमेंट? कौन सी एडजस्टमेंट? वो तो एडजस्टमेंट है भाई, अदर्स तो अलग है, आप मिक्स कर गए दो चीजें, ठीक है। ये अदर्स आउटफ्लोज में आप आउटफ्लोज को देखें ना, इसमें पहले अदर्स आता होता था, अब अदर्स उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने सिर्फ एडजस्टमेंट एंड आउटफ्लोज लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें हम कर सकते हैं अदर्स लिख के भी, या बाकी जो भी इसमें आएगी तो वो तो फिर आप ऊपर भी कर सकते हैं, अगर फिर अदर्स में ना करें आप। वो एडजस्टमेंट्स में किया ना इसने, अदर्स को गायब कर दिया उसने। अगर तो फिर नीचे भी आप ऐसे करें, आप भूल रहे हैं ना दो चीजें, हर चीजें इनफ्लोज में एडजस्टमेंट नहीं होती ना, एडजस्टमेंट तो कोई और चीज है, वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, वो और चीज है, वो एडजस्टमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो 1/5 रिपेयर अलाउंस, हाँ जी हाँ जी, उसकी बात हो रही है। जो टैक्सेस के अंदर आपने एडजस्टमेंट की है अकाउंटिंग इनकम को एडजस्ट करने के लिए, वो बेसिकली वो है। बल्कि टैक्स की डेप्रिसिएशन का भी फर्क जो होगा अकाउंटिंग का, वो भी एडजस्टमेंट के अंदर ही जाएगा। तो वो इनफ्लोज के अंदर एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। अब फर्ज करें उनके अलावा अगर कोई अमाउंट आपको रिसीव हुई है जो स्पेसिफाइड है, अभी जो दिखाए हैं वो सारे अदर्स में जाने हैं बेसिकली, ठीक है। बहरहाल ठीक है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले, क्योंकि पर्टिकुलर ऐड हुए होंगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने कहां पे बात रोकी थी? हम यहाँ पे थे 111 जी। इस पे इसका भी आपको बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। 75 है परचेज ऑफ एसेट्स पे लिमिटेशन है, अनएक्सप्लेन इनकम और एसेट्स है। इसके अंदर आपको पता है 4-5 चीजें हैं। जो पैसा बाहर से आएगा अनएक्सप्लेन, या आपकी बुक्स में क्रेडिट है,
अगर आप देखना चाहते हैं, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है, या वैल्यूएबल आर्टिकल के आप ओनर हैं, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं, या कोई कंसीलमेंट कर दी सेल परचेज की, प्रोडक्शन की, और आपके पास कोई जवाब नहीं है उसका, या एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट ना हुई, ठीक है, तो फिर वो आपकी डीम्ड इनकम बना के इस पर टैक्स लगा देंगे। एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स नहीं देंगे वो भी इसमें आ जाएगा। फिर अगर आपने कोई वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट की है, मतलब पैसा लगाया है, उसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेंडिचर की या इन्वेस्टमेंट की वो रीजनेबल अमाउंट से कम है। मसलन मैंने 4 करोड़ का खरीदा है, शो मैंने 1 करोड़ का कर दिया है, ठीक है, खर्चा मेरा 20 लाख का, मैंने 5 लाख कर दिया है। तो आप जेहन में रखिएगा एक्सपेंडिचर को सिर्फ ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ आपने 1 में पढ़ा, आपने एक्सपेंडिचर किया, एक्सप्लेनेशन आपके पास जवाब कोई नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये पर्सनल वाला है, बिजनेस वाला है, या दोनों है, नंबर 1। हाँ जी, वो बताना चाहेगा? ये दोनों ही हैं। दूसरी बात, अगर आपने एक्सपेंडिचर किया और उसकी अमाउंट आपने अंडरस्टेट, एक तो आपने कवर नहीं किया, दूसरा का क्या किया आपने, दूसरा आपने अंडरस्टेट कर दिया उसने, और तीसरा आपको याद होगा 174 सेक्शन है, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हुआ तो एक्सपेंडिचर वो तीनों जगहों पे आपको कवर कर गया। सपोर्टिंग, आपने बिजनेस में एक्सपेंडिचर क्लेम करना है, सपोर्टिंग ना हुआ 174 सेक्शन में डिसअलो हो गया। आपने एक्सपेंडिचर शो नहीं किया, 111 में उसने कंसीलमेंट में उसने कर दिया, आपको डाल दिया। और अगर आपने एक्सपेंडिचर अपनी अमाउंट से कम किया तो रीजनेबल अमाउंट से या इन्वेस्टमेंट को, तो तब भी 111 सेक्शन है। सो ये 111 बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो चीज़ आप अनएक्सप्लेन्ड होगी इनकम या एसेट के तौर पे, तो उस सूरत में वो आपकी इनकम बना के जो आपने कवर नहीं की होगी उस पर टैक्स लग जाएगा। बाकी फॉरेन रेमिटेंस है, जो अनएक्सप्लेन्ड आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका अगर 50 लाख रुपए तक, अभी 2020 से ये 50 लाख हुआ है, पहले ये अनलिमिटेड था, फिर 10 मिलियन हुआ, तो उस सूरत में, लेकिन इसके प्रिंसिपल आपकी जो अपने रिलेटिव पैसे भेजते हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा जी। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ। फिर इम्प्यूटेबल इनकम को जो वर्क बैक करने का तरीका है वो 169(4) जो आपको बताता है कि आपने कौन कौन सी इनकम फाइनल डिस्चार्ज में कवर है, कौन सी मिनिमम के अंदर कवर्ड है, वो भी आप देखें। फिर प्रॉफिट ऑन डेट आपको पता है, उसमें 50 लाख से इस वक्त ज़्यादा होगा तो नॉर्मल टैक्सेशन है, वरना फिर 15% है, 10% भी है, वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। फेयर मार्केट वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। 39 प्रॉफिट ऑन डेट बहबूद सर्टिफिकेट है, इस पे विद होल्डिंग नहीं होती लेकिन रेसिपिएंट पे करता है। इस वक्त 5% या नॉर्मल टैक्स विच एवर इज लोअर वो पे करेगा अगर बनता होगा। फिर अलाउंस है एजुकेशन पे 2 तरह का, आप माइनस भी करते हैं खर्चे के तौर पे और डिडक्टेबल अलाउंस भी है 60D के अंदर। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से अंदर होगी तो। फिर फॉरेन एसेट्स और जो फॉरेन इनकम की जो स्टेटमेंट है 116 है। फिर गाड़ियों पे और उस पर बहस हो चुकी है आपकी फॉरेन करेंसी के ऊपर। ये कुछ सेक्शन थे जिससे कनेक्टेड आपसे बात करनी थी। अगर आपने कोई इससे कनेक्टेड सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। ये पॉइंट्स जो अभी मैंने एप्लीकेशन हो, इनका भी आपको वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न बनाने के लिए पता होना ज़रूरी है। वैसे तो और भी बहुत कुछ है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कहा जो प्रैक्टिकल में यूज होते हैं वो सामने रख लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपका या मैं आगे चलूं? एनी क्वेश्चन? हेलो, चले। एक्सक्यूज मी सर। जी जी ख्वाजा साहब। जी सर, ये जो लोग 233 सेक्शन के तहत कमीशन लेते हैं ना, उनसे तो टैक्स कट जाता है। तो अगर ये किसी से रिपोर्टिंग रह गई है, रिपोर्टिंग उसने नहीं की, तो वो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ भी रहा होता है, तो क्या वो ऐसी चीज को 111 में डाल सकते हैं? नहीं, देखें बात यह है, अगर आपने कमीशन रिसीव की और टैक्स पे किया तो जाहिर बात है MIS में उसने अगर रिकॉर्ड है। देखें आया या नहीं आया, आप तो सच बोले ना, उसने जो करना है वो तो करना है।
वो तो जस्ट एक चेक एंड बैलेंस है कि कुछ लोगों की चीज़ें रिपोर्ट कर दें ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को या टैक्स के कंसल्टेंट को या टैक्स पेयर को अपनी चीज़ें कई दफ़ा बंदे भूल भी जाते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ये कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो पोर्टल इसलिए रख दिया उन्होंने ताकि लोग कम से कम अपनी चीज़ों को चेक कर सकें। ठीक है, जैसे गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंसेज है, टैक्स डिडक्ट हुए हैं प्रॉफिट ऑन डेट पे। अदरवाइज जहां जहां उन्होंने टाई अप किया है, अभी भी सारी चीज़ें टाई अप नहीं हुई हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह सारा कुछ टाई अप हो जाएगा, फिर बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। हर चीज़, आपका पासपोर्ट अभी टाई अप नहीं हुआ, आपने फॉरेन ट्रैवलिंग की है, वो भी हो रहा है विद पाइपलाइन में, वो भी है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो रिकनसाइल होना शुरू हो जाएंगी, एक ही क्लिक के ऊपर आपका जो सारा जो डाटा है ना उस पर आ जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि कैश इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है कि उसको कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हर चीज़ कवर नहीं की जा सकती है। अब अगर लेने वाला और देने वाला दोनों ही नहीं शो कर रहे तो फिर अब टैक्सेशन ऑफिसर या कमिश्नर इनकम टैक्स वो जादूगर तो है नहीं, वो मजिशियन तो है नहीं कि उनको ख्वाब आ जाएगा कि बंदे ने कोई ट्रांजैक्शन की हुई है। हमारी तरह वो भी इंसान है, वो क्या करें। अब मैं उनकी जगह पे होता तो मैं भी यही कर रहा होता। तो एक्टिंग ऑन गुड फेथ कोशिश करें, अपनी सारी चीज़ें जो है ना उसको ब्लैक एंड वाइट पे लेकर आए ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर इसका मतलब ये है कि हम इनके कंसल्टेंट, हम पे जिम्मेवारी भी बढ़ गई है हमारी, ये काम भी ज्यादा हो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप पे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप टैक्स पेयर को इसकी आदत डालें, उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई अगर आप कंप्लायंट टैक्स पेयर बनेंगे तो लो आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद ही कंसीलमेंट करेंगे, अंडर स्टेटमेंट कर देंगे, ओवर स्टेटमेंट कर देंगे, गायब कर देंगे, तो फिर उसको आदत डाल देंगे तो वो फिर कल को पकड़ा जाएगा तो फिर खुद ही फंसा होगा उस वक्त। फिर उस वक्त पेनल्टियां और प्रोसिक्यूशन और पता नहीं क्या कुछ माफियां तलाफियां, फिर रिक्वेस्ट, ये हो गया वो हो गया। तो वो भाई पहले ही काम ठीक कर लो। अगर आप ठीक काम करेंगे तो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टैक्स पेयर को भी कर रहे हैं और अपने मुल्क को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है सर। बाकी हर बंदे का जाती फेल है, उसने क्या करना है, हमारा काम है उसको अच्छी गाइडेंस देना कि भाई इसको इस तरह कवर करो। वो चीज़ें अपनी जो है उसको पेपर पे लेकर आओ ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब रिपोर्टेड के अलावा आपका कोई डाटा ही नहीं होगा तो फिर चीज़ कहाँ से आएगी। कंसीलमेंट खुद ही गायब हो गई, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट गायब हो गई, ठीक है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स गायब हो गया, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन गायब हो गई कि जनाब जब मैंने सारा कुछ पेपर पे दे तो दिया और अब आपने क्या लेना मुझसे। जो मैंने किया है पूरे साल में वो एक्टिविटी मैंने शो कर दी है, और जो टैक्स बनता था ड्यू अंडर दी लॉ, रेस्पेक्टिव लॉ, चाहे वो गुड्स है, सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कुछ भी है वो दे तो दिया मैंने। और जहां ऑब्लिगेशन विद होल्डिंग एजेंट है वो भी पूरा करके जो टैक्सेस एप्लीकेबल है वो पे करें। हाँ जी, आगे चलें। जी जनाब, अब मुझे लग रहा है कि हमें रास्ते में ना रास्ता तोड़ना पड़ जाएगा। तो फिर ऐसे करते हैं, मैं आपको न्यू लिंक एक भेज देता हूँ, ठीक है, उस पर आप आ जाएं ताकि न्यूमेरिकल जो है ना वो पूरा हो, फिर बार बार ना बीच में डिस्टर्बेंस हो। तो अभी न्यूमेरिकल चूंकि हमने करना है तो उस पर टाइम थोड़ा सा लग जाएगा हमारा। तो मैं आपको ना लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, इसको ऑफ करके, तो आप उस लिंक पे फिर दोबारा आ जाएं ताकि हम इसको बड़े सुकून से वो न्यूमेरिकल जो है ना एक एक करके हर चीज़ को हम उसको कवर करें, ताकि आपके वो कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, रिकन्सिलिएशन वाला, ठीक है, और चेंजेस वाला, डबल एंट्री वाला, अकाउंटिंग वाला, और सारा जो है ना वो रिकन्सिलिएशन भी उसके अंदर कवर हो जाए। मैं आपको इसको भी इधर से क्लोज करके ना लिंक में आपको नया भेज रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक। बल्कि उसने 11 मिनट्स का दे भी दिया, तो मैं इसको डिसमिस करके तो मैं इसको बंद करता हूँ अभी।
हाँ जी, चेक करें जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है। अच्छा, देखें जी इसके अंदर एक मिनट, एक बड़ा अपने पास से सेल्फ मेड एक क्वेश्चन खुद ही बनाया है। इसमें आपको पहला जी, मिस्टर आसिफ हैज फाइल्ड फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट। देखें, दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो पहला साल है यानी आप फर्स्ट टाइम वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं, या आपका ऑनवर्ड कोई भी साल हो सकता है। इसमें दोनों कवर्ड हो जाएंगे। जो पीछे से बैलेंस आया वो भी आ रहा है। फर्ज कर लें अभी आप नीचे वाली सारी स्टेटमेंट को भूल जाए, आपके पास फर्ज कर लेते हैं, सिंपल सा इक्वेशन बना लेते हैं। आपके पास थे टोटल, अज्यूम कर लें 12 मिलियन था, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या जितनी इन्वेस्टमेंट की उतने पैसे ही थे मेरे पास। अभी देखते हैं, एक मिनट को लगता है ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब आपने सबसे पहले प्लॉट खरीदा जी DHL लाहौर में 35 लाख रुपए का। आपका ABCN कंपनी में कैपिटल आपने जो आपका आ रहा है वो 25 लाख आपने लगाया। ज्वेलरी आपने खरीदी है 5 लाख रुपए की। शेयर इन XYZ लिमिटेड 10 लाख रुपए के। कैश आपके पास था 15 लाख रुपए, बैंक में था 20 लाख रुपए। टोटल 11 मिलियन हुआ। इसमें से आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, और टोटल आपका जो नेट वेल्थ आ रही है आपकी ओपनिंग वो 10 मिलियन है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है जो आपके आ रहे थे। ये सब डबल एंट्री होके है, ठीक है। अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो प्लॉट डेबिट करें, कैपिटल को डेबिट करें, ज्वेलरी को डेबिट करें, शेयर्स को डेबिट करें, और कैश और बैंक को क्रेडिट कर दें इतनी अमाउंट से, आपकी डबल एंट्री पूरी हो जाएगी। तो अगर आप जमा करें तो 35 और 25 60 70 75 लाख रुपया आपने पहले 4 एसेट्स पे खर्च कर दिया। ये आप जमा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर 75 लाख रुपया आपने दिया है तो आपके पास 75 लाख रुपया था तो आपने दिया था, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास बाकी कैश में भी 15 लाख पड़ा हुआ है। जो 10 लाख आपने लोन लिया वो आपके बैंक में चला गया। तो इसका मतलब है कि 10 लाख पहले था और 10 लाख रुपए आपका और बैंक में आ गया, 20 लाख हो गया, और लायबिलिटी इधर आपकी जब आपने लोन लिया ये आ गई। कैश आपके पास पड़ा हुआ है 15 लाख रुपए, 75 आप खर्च कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 75 और 15 90 लाख रुपए आपके पास बैलेंस था शुरू में, जिसमें से आपने 75 लाख खर्च कर दिया मींस इन्वेस्ट कर दिया, और जो बाकी आपका बैलेंस बचा वो आपका कैश में 15 लाख पड़ा हुआ था। बैंक में मेरे पास 10 लाख था, 10 और आया वो 20 हो गया, और 10 लाख की लायबिलिटी स्टैंड कर रही। तो टोटल वेल्थ आपकी 10 मिलियन आ गई। तो ये पहले हिस्से में आप डबल एंट्री, आपने पहली एंट्रियां, दो एंट्रीज आपने पास की। पहला आपने एसेट्स को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 75 लाख से। फिर बैंक टू लोन आपने एंट्री डाली और 10 लाख रुपए से आपने एंट्री डाल दी। ये आपकी ओपनिंग जो है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये ऐसे हुआ। अब आगे ड्यूरिंग द ईयर अब आप क्या हुआ और वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, मुझे वेल्थ रिकंसिलिएशन बना के दें, वेल्थ स्टेटमेंट बना के दें, और साथ बल्कि आप ये भी लिख दें अपनी आसानी के लिए, प्रिपेयर द वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट एंड कैश अकाउंट फॉर टैक्स ईयर 2023। अब आसान हो जाएगा। ये 3 चीजें आपने बनानी है, वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है, वेल्थ रिकंसिलिएशन बनानी है, और कैश अकाउंट भी आपने, यानी इंक्लूडिंग बैंक भी उसमें शामिल होगा। कैश अकाउंट मींस कैश विद बैंक, दोनों चीजें शामिल करके, यानी इसमें चेंज क्या आई बेसिकली। अब आपने करना क्या है कि इन एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री करनी है। अगर किसी में कोई चेंज आएगी
तो वो आप चेंज करेंगे, वरना वो एज इट इज चला जाएगा आगे। मसलन अगर मैं प्लॉट पकड़ूं तो पहले मुझे एडजस्टमेंट एक नज़र देखनी है। सैलरी इनकम आई है, शेयर्स बेचे हैं, पर्सनल लोन है, हाउस लोड एक्सपेंसेस है, गिफ्ट हुआ है थ्रू क्रॉस चेक है, फिर एबीसी में प्रॉफिट हुआ है और ड्राइंग्स और टैक्स है, न्यू प्लॉट खरीदा गया है और 30 जून पे बैलेंस है बैंक का 475। इसका मतलब है प्लॉट के अंदर कोई चेंज नहीं आई, उसने एक नया जरूर खरीदा है, वो एक बात की बात है। पहला जो आपका चल रहा है वो 35 लाख रुपए का है। अगर मैं अगली पेज पे जाऊं तो वेल्थ स्टेटमेंट 23 की बनी हुई है, तो आप देखें पहले में कोई चेंज नहीं आई। प्लॉट 35 लाख का 35 लाख पे चला गया, इधर 35 है, इधर 35 गया। हाँ जी, किसी को कोई एतराज है तो वो यहां तक बात कर सकता है, वरना मैं आगे चलूं। हेलो, आगे चले सर, क्लियर। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो? मैंने सिर्फ पहली एंट्री पकड़ी, जो प्लॉट आप 35 लाख का खरीद चुके थे उसको मैंने, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं आई। हाँ, अगर आप इसमें से कुछ बेच देते या और इसमें को बिल्डिंग बना लेते, आप इस पे कंस्ट्रक्शन कर लेते, तो फिर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपने अलग से इसको शो करना था। जी जनाब, क्योंकि चेंज कोई नहीं आई, मैंने वही उठा के आपकी वेल्थ के अंदर, और आगे बना क्या क्या हुआ वो भी एक नज़र देख लें। एक कैश अकाउंट, एक वेल्थ स्टेटमेंट है, फिर वेल्थ रिकंसिलिएशन है, फिर कैपिटल की रिकंसिलिएशन है, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश अकाउंट में कह रहा था वो बना हुआ है। अब आते हैं कैपिटल में। कैपिटल अगर आप देखते हैं तो आपके पास 25 लाख रुपए ओपनिंग है। ये उसने एडजस्टमेंट आपको दी थी कि प्रॉफिट एबीसी कंपनी में उसको 4.5 लाख रुपए है, ड्राइंग्स उसकी 275 है, और टैक्स जो पेड हुआ है फर्म ने वो 40,000 रुपये जो टैक्स जो है वो फर्म ने पे किया है। अब पहली बात तो ये कि प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट की डबल एंट्री पहले आपको करनी पड़ेगी, यानी कैपिटल को आपकी इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल में आप ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, और दूसरा रिकंसिलिएशन में इफेक्ट आप डाल देंगे। अभी देखते हैं कि कैपिटल के अंदर जाके ये ओपनिंग कैपिटल लिया 25 लाख, ये आपको पता हुआ पीछे आ रहा था, ये पड़ा हुआ 25 लाख, उसमें उस 25 लाख में ये जो आपको प्रॉफिट आया 4.5 लाख रुपए ऐड होगा, ये ऐड हो गया, और दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका रिकंसिलिएशन के अंदर। ये आपकी रिकंसिलिएशन है, ये आप प्रॉफिट ऑन एबीसी एंड कंपनी, ये 4.5 लाख पड़ा हुआ है, तो ये कैपिटल अल्टीमेटली इसमें ड्राइंग लेस करके ये जाएगा वेल्थ के अंदर। तो ये कैपिटल आप देख सकते हैं 26,75,000, नोट 1 इसका दिया हुआ है, ये नोट 1 है, और ये इसके अंदर डबल एंट्री पूरी होगी। 4.5 लाख एक तो कैपिटल में ऐड हो गया और दूसरा रिकंसिलिएशन में भी ऐड कर दिया। जी, इससे कनेक्टेड कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट की डबल एंट्री दिखाई इस प्रॉफिट की। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, किधर चले गए लोग? सर क्लियर है, सर क्लियर है। हाँ तो कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा ना यार, चुप रहने का मतलब हाँ नहीं होता, आप बोलेंगे तो मुझे समझ आएगी। मुझे तो आप नजर भी नहीं ना आ रहे होते, वो बोलेंगे तो मुझे समझ। हाँ, आगे चले फिर। जी सर, आगे दूसरा नेक्स्ट है, उसने ड्राइंग्स की हैं 2,75,000 रुपए। इसका मतलब है कि उसने पैसा निकाला है, यानी कैश फ्लो में पैसा आएगा। इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? आप कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया ना। तो अब कैश फ्लो में मुझे कितना चाहिए? 275, और कैपिटल में तो निकलना ही है। ये देखें, ये माइनस किया इसमें से, ये माइनस होके, वैसे इसको ना ऐसे नेगेटिव में लिख देना चाहिए था, जरा आसानी हो जाएगी आप लोगों को, वरना समझ नहीं आएगी। इसके साथ प्लस डाल दें, अब जरा आसानी रहेगी। आप वो प्लस कर दिया और वो माइनस कर दिया। अच्छा, दूसरा इफेक्ट, अब कैश में मुझे 275 आया भी, मैंने बिजनेस से निकाला है, तो आपका ये ड्राइंग्स पड़ी हुई 275। हाँ जी, ये मैंने डबल एंट्री पूरी कर दी है इसकी, साथ ही इसके टैक्स भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी 40,000 रुपये
टैक्स जमा कराया। अब टैक्स लिया तो ज़ाहिर बात है, इसके अब तरीका क्या किया है कि इसको एक तो आपके टैक्स के अंदर डाल दिया है ये 40,000 टैक्स ऑन ABCN कंपनी रिकंसिलिएशन में, और दूसरा इफेक्ट जो है चूंकि इसकी पेमेंट हुई है तो कैश फ्लो के अंदर ये 1 लाख और टैक्स भी है इसने अपना दिया हुआ, 40 ही है, एक 40 इधर आ गया, ये आपका 40 की डबल एंट्री पूरी हो गई। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैंने कोई भी चीज डबल एंट्री के बगैर, अच्छा अब कैपिटल या आपने देखा 25 लाख था, इसकी रिकंसिलिएशन बनाई तो ये 26,75,000 ऑलरेडी वेल्थ के अंदर चला गया, और यानी जिसमें चेंज आई उस पर डबल एंट्री मुकम्मल कर दी। आपका कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? सर ये कैश इक्विवेलेंट वाला जो पोर्शन है ये खोलिएगा स्लाइड जरा। हाँ ये ले यार, ये उसी तरह ही है ना, ओपनिंग कैश एड, ये देखो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो गिवन थे ये आपको यहाँ गिवन है, ये ले 15 लाख आपका कैश है, बैंक का 20 लाख है, ये कैश फ्लो में ओपनिंग चला गया। जैसे वेल्थ के अंदर ओपनिंग गया, कैपिटल में ओपनिंग गया, कैश में भी ओपनिंग 35 लाख आ गया, एड रिसीट्स हैं, लेस पेमेंट्स हैं, तो ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा। फिर भी आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आपने क्लियर कर दिया, सारी पिक्चर क्लियर हो गई। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर जी इसमें जो हम बिजनेस इनकम के ऊपर जो 40,000 टैक्स हमारा बन रहा है वो हमारा कैपिटल में से लेस नहीं होगा? आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपने कैपिटल में से उसको वहां से लेस कर लें, क्योंकि अमूमन प्रॉफिट जो जाता है वो आफ्टर टैक्स जाता है। नहीं सर, वो आफ्टर टैक्स जो हमारा प्रॉफिट है वही कैपिटल में जी वो प्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज कर दिया, टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, आप उसके अंदर कर देंगे तो वो आप तब भी आप ठीक, बल्कि वो ज्यादा बेहतर होगा। एक मिनट ठहरे, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप मुझे अभी फिगर चेंज करनी पड़ जाएगी, टाइम निकल जाएगा। अभी आप वो ज्यादा बेहतर है, इसको करते वक्त लगता है कि जो अज्यूम किया गया है, बहरहाल आपके वाला ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर है। डबल एंट्री उससे भी पूरी हो जाएगी, आप यहां माइनस करने की बजाय इसमें से माइनस कर दें, ज्यादा बेहतर है जी। ठीक है सर। हाँ जी, आगे चलें। नेक्स्ट है कैपिटल हो गया। ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी में मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज आई है, वो आया गया नहीं है, तो ज्वेलरी 5 लाख की ये एज इट इज, ये देखें ये ज्वेलरी पड़ी हुई है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। शेयर्स 10 लाख के, शेयर्स में कोई चेंज आई है चेक कर लें। हाँ, ये सोल्ड शेयर 2 लाख रुपए के 3.5 लाख में उसने बेच दिए। अब आप इसकी डबल एंट्री पास कर लें, कैश को डेबिट कर लें, शेयर्स को क्रेडिट कर लें, और 1.5 लाख रुपए का जो गेन आएगा वो अब कैश आएगा कितने से? 3.5 लाख रुपए से। अभी देखते हैं कि कैश फ्लो में 3.5 लाख आया, ये 3.5 लाख पड़ा हुआ है, और शेयर्स में से निकला कितना? आपने 2 लाख का निकाल लिया, इसका मतलब शेयर्स पहले कितने थे? 10 लाख के, तो बाकी रह गए कितने? 8 लाख के। ये शेयर्स आपके 8 लाख के रह गए, और गेन 1.5 लाख रुपए का जो रिकंसिलिएशन में जाना है, ये पड़ा हुआ गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ये डबल एंट्री आपकी पूरी हो गई, जितने से कैश में गया उतना ही क्रेडिट इफेक्ट भी हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? हेलो, चले भाई आगे। बाकी कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग में ले चुका हूं। लोन पे अब आ जाए, 10 लाख है, ही सेटल पर्सनल लोन, 5 लाख रुपए का लोन सेटल हुआ है, यानी इसमें से 5 लाख निकल गया, तो बाकी लायबिलिटी कितनी रह गई? ये 5 लाख पड़ी हुई है। तो जो पे किया आपने, लोन डेबिट करें और कैश में से निकाल दें। डेबिट तो हो गया लोन, अब कैश में से निकालना है 5 लाख रुपए, ये 5 लाख आपका लोन वापस हो गया जी। ये ले, ये डबल एंट्री आपकी पूरी हो गई। अब आप आ जाए, बाकी ये वेल्थ स्टेटमेंट से ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब जो मिसिंग है वो देख लेते हैं। सैलरी इनकम आई 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए टैक्स है। अब आपको पता है सैलरी कैश फ्लो में आएगा, ये आपकी रिकंसिलिएशन में एक तो आ गया, सॉरी, और दूसरा फिर आपके, ठीक है, ये कैश फ्लो में आ गया, 2 हो गया। अब इसके ऊपर जो टैक्स था वो 1,40,000, वो 1 लाख इधर गया, ठीक है,
और ये टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी रिकंसिलिएशन में भी थी, 1 लाख आउट हो गया। आप नेट भी ले सकते थे। हाँ जी, सैलरी से कनेक्टेड कोई सवाल है या आगे चलो? क्लियर है सर? हाँ जी। फिर सोल्ड शेयर वाला हो गया, पर्सनल लोन हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गए जी। आपने पर्सनल एक्सपेंसेस रिकंसिलिएशन में से निकालने हैं, रिकंसिलिएशन में से भी निकलेंगे और कैश फ्लो में से भी निकलेंगे। पहले रिकंसिलिएशन में देखें, ये आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 8.5 लाख यहाँ निकल गए, और कैश फ्लो में जाके ये 8.5 लाख आपका इधर आ गया। ये आपकी डबल एंट्री पूरी हो गई, कोई चीज सिंगल एंट्री के साथ नहीं आ रही है। फिर क्या जी, आपके ही हैज गिवन गिफ्ट 4 लाख रुपया ब्रदर को क्रॉस चेक में दिया है, तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और रिकंसिलिएशन में से 4 लाख निकलेगा। ये 4 लाख आपका रिकंसिलिएशन में निकला जो गिफ्ट हुआ, और उधर से 4 लाख रुपया आपका जो ये पड़ा हुआ है गिफ्ट टू ब्रदर जो दिया है वो भी आ गया, डबल एंट्री हो गई। अब क्या रह गया बाकी? ये पहले ही हो गया था। न्यू प्लॉट जी उन्होंने खरीदा है 20 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है। ये एडवांस पेमेंट आप समझ लें, अभी टाइटल नहीं मिला होगा, ये 7 लाख रुपए का एडवांस फॉर प्लॉट एट EMI, और कैश फ्लो में से 7 लाख रुपया निकाल दे, आपका ये पड़ा हुआ है। अब कोई देखें कोई एंट्री बची, इसमें से सिर्फ ये बचा कि क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दिया हुआ है, कैश फ्लो में जाके आप टोटल करें, बैंक का बैलेंस माइनस करें, बाकी कैश का बैलेंस 22,60,000, तो टोटल आपका 27,35,000, जिसमें कैश इन हैंड इतना है और 475 का बैंक है। और वेल्थ में जाके देखें, ये आपका 22,60,000 का कैश और बाकी बैंक, इसको आप टोटल करें तो 10.410 मिलियन आता है, और रिकंसिलिएशन को जब आप करेंगे तो वो भी 10.410 मिलियन आएगा। तो इस तरह आपका डबल एंट्री, कॉस्ट और कैपिटल की रिकंसिलिएशन और कैश फ्लो सारा इसमें कवर हो गया है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर एक चीज करके क्लियर कीजिएगा, सैलरी ये ग्रॉस हमने ली है? जी ग्रॉस लेके तो फिर टैक्स को अलग बुक कर लिया ना। ठीक है जी। हाँ जी, और यानी प्रोविडेंट फंड वगैरह की जो कटौती है वो नहीं बीच में शामिल की हुई? वो अगर होगी तो आप अपना उधर रिसीवेबल शो कर दीजिएगा वेल्थ के अंदर। ठीक है जी। तो पहले भी मुझे याद पड़ता है आपने सवाल किया था ये। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपका वेल्थ स्टेटमेंट वाली जो साइड है, जिसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हमने शेयर किए थे, वहां से हम शुरू हुए थे। अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये था 2 हिस्सों में, ओवरऑल और वेल्थ स्टेटमेंट। तो एक्चुअल कॉस्ट आया, फीडिंग करेंगे, एडिट भी होगा, डबल एंट्री किया, रिकंसाइल किए तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज। अभी आपने देखा इसमें बाय चांस से फॉरन नहीं था, फॉरन होता तो हम उसको भी देख लेते। फिर इसके अंदर जो वेल्थ स्टेटमेंट थी वो बनाई, फिर रिकंसाइल किया आपने कैश एंड बैंक बैलेंसेस को, कैपिटल की रिकंसिलिएशन बनाई, और तमाम आइटम्स को रिकंसाइल करके फिर इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस भी देखे हमने, फिर प्रैक्टिकल केस देख लिया, मुख्तलिफ सेक्शन हमने देखे, ताकि आपको उन चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है जिसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जी, आप कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं आगे चलूं। अभी तक तो क्लियर है। अच्छा चलें, अब मैं इसको बंद करके दूसरी फाइल, इसकी क्वेश्चन आंसर वाली एक फाइल है, कुछ थोड़े से वो ले लेते हैं ताकि फिर हम इसको अल्टीमेटली फिर क्लोज करेंगे। ये कुछ टैक्स की रिटर्न से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको भी जेल में रखिएगा। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम 7E का अब आपको पता है, इधर अभी पंजाब में तो फेवर भी हुई है, सिंध में लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी मुख्तलिफ सूबों में वो कह रहे हैं जी हम स्टे ले रहे हैं बेसिकली। प्रॉफिट ऑन डेट पे बेबूज सेविंग सर्टिफिकेट है, एरियर प्रॉफिट ऑन रिसीव्ड इन करंट ईयर है, उसके बारे में बात हुई है। बहबूद सर्टिफिकेट पे कटता नहीं, लेकिन रेसिपिएंट को नॉर्मल या 5% विच एवर इज लोअर जो है अगर बनता है तो वो पे कर दे, नहीं बनता तो छोड़ दे।
और एरियर प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो अगर रिसीव होगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो करंट ईयर में ऑफर कर दें या जिन सालों का वो है उन सालों में जाके वो रेट आप चूज कर लें। फिर रिवाइज रिटर्न टैब एडेड इन इनकम टैक्स रिटर्न है, लेकिन अभी वो एक्टिव, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ ने कर लिया, वो तो कर लिया, कभी रुक जाता है कभी चल जाता है। जो टैक्स क्रेडिट्स है वो कुछ 62 और 62 है, अब उन्होंने डिलीट कर दी है, पहले ड्राफ्ट में वो शामिल थे। टैक्स डेफिसिट शेड्यूल जो है उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया है, पहले उसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत थी। वेल्थ रिकंसिलिएशन में अदर रोज इनफ्लोज आउटफ्लोज के अंदर अभी तक प्लस नहीं है, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट के अंदर डाला हुआ है। अभी जैसे बात हुई कि आउटफ्लो के अंदर उन्होंने अदद फारग कर दिया है। रिफंड ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स, यदि कभी वो थोड़ा बहुत उठा लेता है, कभी कुछ भी नहीं उठाता, ये फार्मूला क्या है ये किसी को नहीं पता, पीछे का फार्मूला क्या लगा हुआ है। कैपिटल लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड वो आपको नहीं करने देगा, वो आपको खुद ही करना है। एडजस्टमेंट रिटर्न के अंदर आपको खुद करके अमाउंट एडजस्ट करके लानी है। सुपर टैक्स का आपको पता है 150 मिलियन से ज्यादा होगा तो फिर ये एप्लीकेबल है। अब आगे आपका, आगे चलते हैं। जो खास चीजें मैं सिर्फ वो कर रहा हूं, इनकम के बारे में बात हो चुकी है, टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम के बारे में बात हुई, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम आपने चेक करने हैं, वो रिटर्न के अंदर है। एग्रीकल्चर इनकम भी दी हुई है उन्होंने, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी हैं। ये टैक्स क्रेडिट्स हैं जिसमें आप 61 से लेके 100C तक जो डिफरेंट है, जो ओमिटेड है वो छोड़ के, अगर आपको कोई मिल सकता है, आपने डोनेशन दी हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, या आपने अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की हो, या आप पॉइंट ऑफ सेल ऑफ मशीन अगर आप लगाते हैं, या टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्संस के लिए, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्री टेकिंग है 65G है। फिर इसी तरह 65G के 2 हिस्से हैं, उसमें रेट डिफरेंट है दोनों। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है आपका, AOP के शेयर का क्रेडिट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का 100C है, जो उनको मिलता है उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करेंगे स्पेसिफाइड टाइम से पहले तो वो आपका क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप डोनेशन अपने एसोसिएट्स को पे करेंगे तो ऊपर अगर जो भी रेट होगा ये आगे जाके वो उसको रिटर्न के अंदर 50% कर देगा। बैलेंस शीट के बारे में बात नहीं हमारी। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता है, टाइप ऑफ रिटर्न है, ये मैंने लिस्ट एक बनाई है, इसको एक नज़र देख लें आप। इनमें से जो भी रिटर्न आप पे एप्लीकेबल है, आप वो वाली रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। बट वंस यू विल एंटर इन ए रिटर्न और वो फाइल हो गई तो फिर आपको दूसरी रिटर्न वो फाइल करने की परमिशन नहीं देगा। मसलन अगर मैंने फाइल कर दी कि जी जो SME की है तो बाकी रिटर्न्स फिर ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाती हैं। उस सूरत में क्योंकि SME पूरी इनकम्स को अकाउंट फॉर नहीं करता तो हम एक लेटर बना के अगर टैक्स बनता हो तो साथ जमा करा देते हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, टाइप ऑफ रिटर्न तक। हेलो सर, ये सर हमारा एडमिटेड टैक्स 1.5 लाख आ रहा है और पीछे हमारे तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपया भरा हुआ है, तो उसका तरीका क्या किया जाए? पहले उसकी रिफंड एप्लीकेशन डाली जाए? वो बड़ा लंबा काम होगा। जब रिफंड डिटरमिन्ड होगा 170(3) का आप ऑर्डर लोगे तो तब जाके आपको क्रेडिट मिलेगा, फिर वो उसको एक्टिव करेगा, फिर वो उसको उठाएगा, वो तब की बात है। लेकिन रिटर्न के अंदर जो पेमेंट आ रही है, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं उठा रहा तो फिलहाल तो आप रिटर्न फाइल करने वाली बात करो और उसको पेमेंट करा के तो जान छुड़ा लो। यही पॉइंट था, इसी पॉइंट पे आना था जो आपने बता दिया। इसके अलावा तो वो फंस जाएगा अंदर जाके, और अगर वो देर हो गई तो आपके लिए मसला शुरू हो जाएगा। ठीक है। आल्दो इसको लॉ सपोर्ट नहीं करता ये जो डाली गई एडजस्टमेंट, लेकिन हम चूंकि अब ज़ाहिर बात है अब टैक्स पेयर को भी प्रोटेक्ट करना है और फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है, क्या करें फिर अब ये वो लोग जिन्होंने फेक रिफंड क्लेम किए हुए थे या एडजस्ट किए थे उसकी सजा अब कंप्लायंट टैक्स पेयर को भी मिल रही है। सीधी सी बात है, अब गेहूं के साथ गिर भी पिसेगा ना फिर। बिल्कुल ऐसे। अब कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट दोनों को एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन ठीक है, जो वेरीफाई करा ले तो करा ले भाई। फिर सर आप FTO के मेंबर भी हैं, तो टैक्स बार में भी आपका पहुंच आपकी सारी है, पाकिस्तान टैक्स बार के साथ भी एफिलिएट है, तो आप इनको एप्लीकेशन क्यों नहीं देते, सजेशन क्यों नहीं देते? नहीं भाई, इस पे तो बात ये है, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू
ऑटोमेटिकली सिस्टम में कैलकुलेटेड पड़ा है कि जी किस किस बंदे का ओरिजिनली वहाँ पे स्टैंड कर रहा है, एफबीआर की मालूमात में सारी चीजें पड़ी हैं, सारे ईयर्स का डाटा पड़ा है। गो के कंप्लीट नहीं है लेकिन इनके पास बैकएंड पे हर चीज इनके पास स्ट्रीमलाइंड है। भाई बात ये है ना, प्रॉब्लम टू फोल्ड है। पहली बात तो ये है कि इतनी स्ट्रेंथ और इतना टाइम वो कहाँ से लेके आए कि पहले हर बंदे की, अब आपकी तकरीबन आपकी जो रिटर्न हैं 4.8 मिलियन पे पहुंच गई। अब फर्ज कर लें लाहौर में अगर 10 लाख रिटर्न है, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, अगर टोटल 10 लाख रिटर्न सिर्फ लाहौर के लिए है तो 10 लाख रिटर्न को पे वो चेक करें कि इसका रिफंड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। सर ये तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाना पीछे से, इनको तो कोई एफर्ट नहीं करनी। इनको तो नहीं करनी, तो जो लोगों ने बगैर रिफंड के क्रिएट किए हुए उसका क्या करें? यही तो मसला है। क्रिएट करना तो अलग है। पहले सुन लो ना जाने मन, ये हम भी लोग रेस करते हैं, कर चुके हैं, हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा जी, मैं टैक्सेशन ऑफिसर के पास गया, उन्होंने कहा जी हमने 150 तकरीबन लोगों को नोटिस दिए कि आप आके ना अपना रिफंड जो है ना उसको क्लियर करें। उसमें से वो कहते हैं जी सिर्फ 4 या 5 लोग आए, जवाब तक नहीं देते लोग। ठीक है, डीम टू बी ऑर्डर है, लेकिन अगर एक बंदे का 50 लाख का रिफंड है, पता चलता है इनकम नील है, टैक्स डिडक्शन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, वो 50 लाख का क्रेडिट मैं आपको कैसे दे दूं? मुझे ये भी समझा। चले इनसे बंदा पूछे कि जो आप एडजस्टेबल में हमें अलाउ करते हैं कि ये चीजें आप एंटर कर लें, हाँ। ये वो कौन सा मौके पे वेरीफाई कर रहे होते हैं? हाँ, तो मैं यही तो समझा रहा हूँ ना आपको। अगर आप पे ये प्री कंडीशन ये लग जाए कि जो टैक्सेस आप क्लेम करेंगे उनके एविडेंसेस साथ लगाएं, तो मेरी जान तुम तो फिर बिलों को स्कैन कर करके थक जाओगे। 12 बिजली के बिल, 12 टेलीफोन के बिल, 12 मोबाइल के बिल, ठीक है, तो वो तो फिर एक रिटर्न आप एक दिन में ही फाइल करोगे। फिर ये लिमिटेशन ना दोनों तरफ है, ये हमें भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और जो टैक्स पेयर क्या करता है वो भी हमें पता होता है, ये बात नहीं है। लेकिन किसी हद तक बात उनकी दुरुस्त है भी और नहीं भी है। मैं 50-50% क्रेडिट देता हूँ। हम ये कहते हैं जो जेन्युइन टैक्स पेयर है आप वेरीफाई कर लें। मैं तो इनके पॉइंट से पॉइंट बनाऊंगा कि एडजस्टेबल टैब में वो जो सारे हम एडजस्ट करते हैं टैक्सेस, वहाँ पे कौन सी वेरिफिकेशन हो रही होती है कि जी पीछे आ गया, हमने पहले चेक करवाए, वेरीफाई करवाए। तो ये कह के तो तुम अपने ही अगेंस्ट चले जाओगे ना, तो फिर तुमने वो क्रेडिट जिसका एविडेंस नहीं दिया वो क्लेम कैसे कर लिया आपने? ये कह के तो तुम रिटर्न फाइल करते हैं तब हम कौन से एविडेंस दे रहे हो? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये कह के तो तुम अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जा रहे हो। इसका मतलब है तुमने वो एविडेंसेस जो भी दिए ही नहीं, उसका टैक्स क्रेडिट तुमने मान लिया। और सिस्टम हर चीज नहीं दिखा रहा होता। आपके बिजली के बिलों में जो टैक्स कटता है वो सिस्टम दिखाता है, देखा आपने वहां MIS में? देखा कहीं नहीं हुआ ना लिंक वो? तो लिंक हो जाए तो फिर बात और है। क्या मोबाइल लिंक हुआ है? क्या पासपोर्ट लिंक नहीं हुआ ना भाई? क्या टिकट्स लिंक हुई? पहले थे लेकिन अब नहीं है ना यार कोई इतना आसान काम नहीं है ना यार। पूरे मुल्क को इंटीग्रेट करना कोई आसान काम नहीं है, ये उनकी भी लिमिटेशन है। अब हर चीज की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर अगर उठा ले तो वो तो फिर असेसमेंट है, पहले असेसमेंट नहीं मुकम्मल हो रही, स्टाफ कम है, लोड ज्यादा है। आपको पता है 17 की असेसमेंटों के साथ देखें कितनी मुश्किल से वो काम कर रहे होते हैं। अब जिस तरह इनका एफबीआर मालूमात में रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे लग रहा है अनकरीब ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी जो अभी हम डिमांड कर रहे हैं। अनकरीब तो नहीं, खैर थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। अब करीब लग जाएगा, 7-2 साल लग जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे क्योंकि अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया है तो वो रोबस्ट है, काफी तेज है। अच्छी बात है, चीजें लिंक हो रही है। अच्छी बात। जैसे ये सारा सर काम है डेटाबेस का, डेटाबेस आप में ज्वाइन होती जाएंगी तो सारी चीजें सामने आती जाएंगी। यही हम कह रहे हैं ना। अब मशीन को थोड़ा सा मौका दे ना और पीछे से इंसान उस पर अच्छी तरह काम करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ही टाई अप होना शुरू हो जाएंगी। बाहर के मुल्कों में भी यही कुछ हो रहा है ना। अगलों ने सिस्टम जो बनाया हुआ है, एक NTN के ऊपर या एक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो उसका आइडेंटिफायर नंबर है उसके ऊपर सारा कुछ आ जाता है।
वहां से तो मुल्क बाहर जो जाने लगता है वो सबसे पहले उसका चेक करते हैं, प्रोफाइल चेक करो भी इसका, बंदा बाहर निकल नहीं सकता वहां से अगर वो वहां का डिफॉल्टर है। सर बिल्कुल, बाहर तो एक सिंगल नंबर है, इसके ऊपर हर चीज आ जाती है, इसने मेडिसिन क्या परचेज की थी, इसने टैक्स क्या दिया है, आपने अभी तक आपके मुल्क ने अभी उस तरह का सिस्टम डिजाइन नहीं ना किया, कुछ तो कर लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सारा कुछ टाई अप हो जाएगा। जी कोई क्वेश्चन हो रहा है कर लें, क्योंकि फिर नमाज का टाइम है, तो मैं फिर आज थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया थोड़ा सा। किसी लास्ट 5 मिनट्स हैं, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, वो क्वेश्चन आपके लेने के बाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन रहते हैं तो वो मेरे साथ रेज कर लें। सर जी मेरा क्वेश्चन था कि ये जो फॉरेन डॉलर अकाउंट होता है हमारा लोकल बैंक के अंदर ना पाकिस्तान में, इसके ऊपर जो गेन आ रहा होता है वो टैक्सेबल होता है या? देखिए दो चीजें हैं, अगर तो आपका काम ही लैंडिंग एंड बोरिंग है, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना है, तो फिर तो आपकी बिजनेस इनकम है। और अगर कभी कभार जैसे आप देखेंगे तो जब लोग बाहर से पैसा आता है, फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो एक्सचेंज गेन लॉस जो होता है वो अपनी रिटर्न में डाल देते हैं। लेकिन अगर कभी कभार है, ठीक है, एक वो पैसा जो आपको बाहर से आया आपने कन्वर्ट कर लिया, वो तो आपका है, वो एक्चुअल रेट पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सेल परचेज करना शुरू कर देंगे रेगुलर बेसिस पे, तो फिर वो आपकी बिजनेस इनकम या अदर इनकम में चला जाएगा। लेकिन अगर कभी कभार है, वन टाइम है, कभी हो गया, पड़ा था, आपने उसको कन्वर्ट किया, तो उस सूरत में वो फिर वो देखना पड़ता है केस टू केस बेसिस पे। आप एक प्रिंसिपल, ये नंबर ऑफ जजमेंट्स हेल्ड हुई हुई है कि एक चीज को तमाम चीजों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टेंसेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेपुटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसकी रजिस्ट्रेशन, बंदे का प्रोफाइल, वो पीछे क्या करता रहा, अब क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और कितनी दफा कर रहा है, ये सारी चीजें अकाउंट फॉर की जाएंगी। तब ये डिसाइड होगा कि ये इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। एक प्रिंसिपल आप तमाम जगहों पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जहां कोई छूट मिली हो, जहां छूट वो, जैसे लो आपको कहता जी 6 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, तो ठीक है, उस सूरत में चाहे आपकी अदर इनकम हो, सैलरी इनकम हो, कोई इनकम हो, अगर वो 6 लाख से ऊपर नहीं जाती तो आपको 0% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन करें तो क्या करेंगे आप इसमें? कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को भाई बात ये ना, कैपिटल रिसीट जनरली हर रोज नहीं होती, रेवेन्यू जो है वो रेगुलर बेस पे होती है। जैसे आप शेयर जो है कंपनी प्रीमियम पे बेच देती है, कैपिटल रिसीट है, ठीक है। आप अपने जो क्या कहते हैं करेंसी को कभी कभार आपका आया, आपने उसको कन्वर्ट किया तो कैपिटल रिसीट बन जाएगा। गाड़ी आपने 10 साल बाद 5 साल बाद एक बेच दी अपनी, उसको बेच के आपको कुछ निकला तो कैपिटल रिसीट है। अगर आप इसको रेगुलर बेस पे करना शुरू कर देंगे और उसको कहें जी मेरा तो ये कैपिटल रिसीट है, तो फिर वो कैपिटल रिसीट नहीं रहेगी। समझ आती बात? यानी कि इसका जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी पे है क्या? फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, करने वाले पे भी डिपेंड करता है, वो रजिस्टर्ड क्या है। अगर मैं एज ए प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड हूँ और मैं प्रॉपर्टियों की सेल परचेज कर रहा हूँ और मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जनाब ये मेरी, आप इसको कैपिटल रिसीट समझ लें, इस तरह थोड़ी होता है। जो आपका जाती घर है जो 5-10 साल बाद आप बेचेंगे वो तो कैपिटल गेन के अंदर आएगा, आगे वो टैक्सेबल है कि नहीं बात की बात है। लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे एक चीज कर रहा हूँ और मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे कवर कर दें आप, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग फाइलों की सेल परचेज भी कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे फाइलों की सेल परचेज कर रहे हैं तो ये कैपिटल एसेट तो रहा ही नहीं, ये तो स्टॉक एंड ट्रेड बन गया। अब प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी में रेगुलर बेस पे सेल परचेज करेगा तो वो कैपिटल एसेट नहीं, वो उसका स्टॉक एंड ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, फर्क है ना। तो मैंने क्या कहा, हर केस को उसके सर्कमस्टेंसेस, ट्रांजैक्शंस, एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, रजिस्ट्रेशन, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के, तमाम एस्पेक्ट को चेक करके तो फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है। वो बाद में एक ही लाइन में नहीं तय हो जाता, ये एग्जेम्प्ट हो गया तो ये टैक्सेबल हो गया।
सही हो गया, बेहतरीन सर मिसाल दे दी आपने। हाँ, जी। आपको उसके हर केस में, जैसे एक बंदे के पास पैसे आए, आपको नहीं, आपको पता लगा कि पैसे आ गए, ठीक है जी, इनकम आ गई, मुझे टैक्स दे दे। पता चला उसके भाई ने बाहर से पैसे भेजे हैं, आप कैसे उसको टैक्स करी जा रहे हैं? नहीं लग सकता। आपके अकाउंट में पैसा आ गया, वो जी ये कंसीलमेंट है, पता लगा इसने बैंक से लोन लिया हुआ था, वो इनकम कैसे बनेगा भाई? वो तो लायबिलिटी है। समझ आती बात? तो हर ट्रांजैक्शन को उसकी नेचर, पर्पस, सर्कमस्टेंसेस और एविडेंसेस, वो मैंने क्या था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी कि ये क्यों हुई ये ट्रांजैक्शन, पर्पस क्या है इसका, नेचर क्या है, रेपुटेशन क्या है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका डॉक्यूमेंट क्या कहता है, इसकी डिक्लेरेशन क्या है। तमाम चीजों को देखते हुए, इतना आसान काम नहीं होता भाई, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। वो तभी पता लगेगा जब आपको लॉ की अवेयरनेस हो और डॉक्यूमेंट को चेक करने का तरीका भी आपको पता हो कि ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है। एक तो आपको ट्रांजैक्शन का पता हो क्या हुई है, फिर लॉ उसके बारे में क्या कहता है, क्या ये एग्जेम्प्ट है, पार्टली एग्जेम्प्ट है, फुली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है, ठीक है, या नॉन टैक्सेबल है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। ये सारा कुछ आपको सर्कमस्टेंसेस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और वो चीजों को वेट करना पड़ेगा, फिर आप आगे जा सकते हैं। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो? इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सर वो इनकी जरा जजमेंट भी ढूंढ लेनी थी, ये इसी की ये कैपिटल सीट के बारे से। मेरा ख्याल है एक आध शायद मेरे पास उसकी शायद एक कुछ आई थी, वो थी तीनों में से कोई एक आ गई थी मेरे पास। काफी है, या वो गाड़ी वाली थी, या कन्वर्जन वाली फॉरेन करेंसी, या इंश्योरेंस क्लेम। इन तीनों में से कोई एक के ऊपर ना कुछ जजमेंट्स रेफरेंस आ गया मेरे पास। मैं उसको सिर्फ स्टडी कर लूँ ज़रा, इससे पहले कि मैं आपको दूं और बाद में पता लगे बीच में कुछ और ही है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी कि वो फिर वो है भी पुरानी, वो नई नहीं है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसके बारे में नया लॉ क्या कहता है और पुराने में क्या हुआ, तो क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है। समझ आ रही ना बात? सही है, सही। अगर वो रेलिवेंट ना हुई तब ही उड़ गई, अगर वो पुराने लॉ से हुई, नए में प्रोटेक्टेड नहीं है, नए में कुछ और है तब भी गया, या उसमें सर्कमस्टेंसेस ही कुछ और थे फिर वो तब भी गया, तो हमें बड़ा केयरफुली होकर जजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है कि क्या उसके अंदर जो हेल्ड हुआ है वो आपकी ट्रांजैक्शन को कवर करता है कि नहीं कवर करता। ठीक है, तो वो पढ़ के तो फिर मैं आपको कोट करूंगा कि ये वाली जजमेंट जो है इसको आप पढ़ भी ले और समझ भी ले, इसमें हेल्ड क्या हुआ है और किस बेस पे उन्होंने हेल्ड किया है और सर्कमस्टेंसेस क्या थे, फिर आप उसके अंदर आगे जा सकते हैं। जी कोई और सवाल तो नहीं है? इसको फिर क्लोज करें। ये एफबीआर ने कोई नोटिफिकेशन निकाला था कोई साल पहले, या शायद आपके नॉलेज में होगा कि 10 लाख का जो भी डिपॉजिट करवाएगा उसकी इन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, इस तरह जी बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंकिंग के रूल्स बने हुए हैं ना, वो उन्होंने बताया हुआ है कि उसके अंदर एक अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन होएगी तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बैंक्स जो होंगे वो एफबीआर को करेंगे। बिल्कुल अवेलेबल है उसके अंदर। आजकल वो चल रहा है सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा ना, ये इन्होंने तो वो तो पहले का आया हुआ भाई, वो तो पहले का है, वो तो ऑलरेडी रूल्स के अंदर, बैंकिंग के जो रूल्स हैं इसके अंदर, बल्कि इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने डाला हुआ है। जब आपका टैक्स कटेगा तब स्पेसिफाइड अमाउंट पे, तब इन्वेस्टमेंट होगी, तब उस पे जब पैसे इतनी अमाउंट से ज्यादा के होंगे तब वो रिपोर्टिंग ऑलरेडी बैंक जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो एफबीआर को वक्तन फवक्तन जो टाइमिंग उसके अंदर दी गई है वो रिपोर्ट करे, और वो कर रहे हैं। ये मैं पहले बता दूं। अब ये चीजें ना एफबीआर की मालूमात पोर्टल में भी आ रही हैं। इसने 10 लाख से ऊपर करवाया है, अब इसने 1 करोड़ जमा करवाया, पैसे नीचे वाली अमाउंट। भाई आप, मुझे ये नहीं समझ आती, आप मालूमात के पीछे पड़े हुए हैं, अपने क्लाइंट से पूरा डाटा लेके एंटर क्यों नहीं कर सकते? वो खुद सारा कवर हो जाएगा, उसके बाद मालूमात को चेक करें। मालूमात तो जस्ट एक पार्शियल डाटा वेरीफाई करने का तरीका है, वो पूरा तो है ही नहीं। अगर मैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 1 करोड़ के लेता हूं तो क्या वो शो करेगा? नहीं करेगा, वहां आ ही नहीं रहा। तो फिर मैं क्या करूं? अब मैं सारा डाटा, आपको सारा डाटा MIS से नहीं मिलेगा भाई, पार्शियल डाटा वो। इट शुड नॉट बी डीम्ड एज फुल एंड फाइनल।
वो फुल एंड फाइनल नहीं है। सर वो जो MIS है टैब उन्होंने उड़ा दिया वहां से। हाँ, वो उसकी जगह कहीं और डाल दी और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा उधर ही है। उसकी जगह सिर्फ चेंज की है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा वो भी अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट टू बी डीम्ड एज फुल एंड फाइनल। वो पार्शल एंड इनकम्प्लीट है, लेकिन वो आपकी रिटर्न का हिस्सा है, लेकिन आपकी सारी रिटर्न उसका हिस्सा नहीं है। बस ये पॉइंट समझ लें। सही है तो सर। कोशिश करें कि टैक्स पेयर को इंसिस्ट करें कि वो अपनी चीजें सारी लेकर आए, ताकि आपको चेक एंड बैलेंस रखने में कल को 122 है, ऑडिट है, किसी जगह पे जाके फंस ना जाए। जी कोई और सवाल तो नहीं है जी? क्लोज करें फिर। जी हेलो। जी जी कर ले। हाँ, ये जैसे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना ज्यादा ये कोर्ट की डिसीजन और ट्रिब्यूनल की डिसीजन वगैरह शेयर होती है, तो समझ में नहीं आता कोई प्रॉपर फोरम नहीं है जहाँ में मतलब कोई भी चीज का डिसीजन पिछला मिल जाए, कोई भी एक नहीं, वो ये होता है ना खास साहब, बात ये हो रही है हर चीज हर जगह पे अवेलेबल नहीं है ना। अब डिसीजन आएंगे वो तो कोर्ट के होते हैं, आप उनकी कोर्ट के अपने भी पोर्टल बने हुए हैं, वहां भी जाके कुछ चीजें जो रिपोर्टिंग है वो कुछ चीजें रिपोर्टेड होती हैं, कुछ चीजें नॉन रिपोर्टेड होती हैं। ठीक है, रिपोर्टेड वाले वहां पे आ जाएंगे, नॉन रिपोर्टेड वाले नहीं आएंगे। वो फिर आपको जर्नल्स में से लोगों से मुख्तलिफ जगहों से निकालने पड़ते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो कोई ऐसे मतलब कोई रिकमेंड आप कर सकें? लोगों ने कुछ फैसिलिटीज दी हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर वो आपको पोर्टल पे वो अपने पैसे लेंगे, आप जजमेंट एक्सेस करेंगे, वो आपको वहां से रेलिवेंट कुछ जजमेंट जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ये किया हुआ लोगों ने। एक इस्लामाबाद की पार्टी है, कुछ लाहौर में काम कर रहे हैं, कुछ कराची में काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने वो पोर्टल बनाए हुए हैं, जजमेंट जो है उसके अंदर फीड हुई होती है। राइट सर। ठीक है ना, वो एनुअल बेसिस पे पैसे ले लेते हैं। आपको जब केस करना हो, चेक करना हो, तो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाता है। राइट सर। थैंक यू जी जी क्लोज करें जी। फिर कोई और क्वेश्चन है तो कर ले जी। सर एक चीज और पूछनी थी कि अभी जो 19 से आपका एक 4 डेज का जो इनकम टैक्स रिटर्न का शुरू हो रहा है जी। अच्छा, उसमें जैसे सुबह की टाइमिंग भी है और रात की टाइमिंग भी है। जी जी। तो मतलब जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे जैसे 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो वो सुबह का सेशन भी कंप्लीट नहीं कर सकता मैं। अच्छा, शाम को तकरीबन रात को मैं 8 सवा 8 बजे घर पे पहुंचता हूँ। तो ये मतलब अगर है कि मैं सुबह भी थोड़ा अटेंड कर सकूँ, रात को भी अटेंड कर सकूँ? देखिए वो डिपेंड करता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुबह के वक्त बुलाएं। उसकी वजह यह है कि माइंड फ्रेश होगा और जल्दी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी। सही। शाम वाले में एक थका हुआ बंदा थकी जेन के साथ कितना पढ़ लेगा वो? बिल्कुल। तो मेरी प्रेफरेंस ये, आप संडे की भी क्लास देखें ना, हम कभी भी सेकंड टाइम में नहीं करते, हम फर्स्ट टाइम में करते हैं, ताकि लोगों को माइंड फ्रेश होगा तो तभी आगे चलेगा ना। सही। इंसान की भी तो 10 बजे तक का टाइम है ना सुबह का, जो 7 बजे से 10 बजे तक। असल में 8:30 बजे आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब है, तो आपको 8:30 बजे निकल के 9 बजे पहुंचना होता है। तो फिर ये तो आप वहां जाके ऑफिस जाके उनसे 1 घंटे का ब्रेक ले लेना। सही। या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बात मैं एडमिशन ले लूं और कोई जिस तरह आप रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करते हैं तो भले व्हाट्सएप प्राइवेट में रिकॉर्डिंग शेयर हो जाए? देखिए अब कोशिश हमारी ये होती है, हर चीज हम रिकॉर्ड नहीं करते ना। आप सब जब तक आप मेरे सामने नहीं आएंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया? बिल्कुल। बात पैसों की नहीं है। बाकी बार कोशिश करेंगे, आप देख ले, अगर आपको आसानी है जिस तरह है हम आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप गैर हाजिर हो गए और मैं पैसे लेके निकल जाऊं। ऐसे नहीं होता। आप अगर पैसे देंगे तो आपको काम भी लेना होगा, आप काम पूरा लेंगे हमसे। सही। तो वो आप सोच लें, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो फिर ही रजिस्ट्रेशन कराइएगा, अगर नहीं समझ आता तो ना कराइएगा फिर। राइट। ठीक है जी। चलें जी, क्लोज करें जी फिर इसको। चलें, अल्लाह हाफिज जी। फिर जी
जी क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होती है। अल्लाह खैर करे जी, विद द कंडीशन ऑफ लाइफ है, अल्लाह खैर करेगा। तो मुलाकात होगी विद दिस एक्सपेक्टेशन कि हम अच्छा काम करें और कोई ना कोई चीज़ें जो है ना, अब क्योंकि 31 अक्टूबर तक रिटर्न है, इसलिए हम भी रिटर्न के पीछे पड़े हुए हैं कि इसी को मुकम्मल करें। जितने एस्पेक्ट्स आते हैं, जितनी चीज़ें आप शेयर करेंगे, उतना नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, वालेकुम सलाम। अनीस साहब क्या